सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन बहुत दुखी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुश्मन बहुत खुश हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज पहला वनडे मैच था। मैच के आगाज में ताखीर हुई तो खबरें सामने आई कि शायद कोरोना की वजह से खिलाड़ियों को होटल में ही रहने की हिदायत की गई है। फिर कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से मैच मनसूख किया गया है, लेकिन असल खबर बाद में पता चली कि न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान ही खत्म कर दिया है और इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात बताई गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने आखिरी लम्हात में दौरा मनसूख करके पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट को मायूस कर दिया है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें न्यूजीलैंड टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, लेकिन न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। न्यूजीलैंड के इस फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी तनकीद की है, जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है अब न्यूजीलैंड को आईसीसी में देखेंगे। लेकिन एक अहम और गौर तलब बात यह भी है कि न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने की खबर एक भारतीय अखबार संडे गार्डियन एक महीना पहले शाया कर चुका है। इस खबर से पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ आलमी साजिश की बू आ रही है। शुएब अख्तर कहते हैं कि यह सारी गेम इंग्लैंड ने की है, जो इस बात को बुनियाद बनाकर खुद भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस बात में कितनी सदाकत है इसका पता जल्द चल जाएगा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात इस मामले को लेकर हमारे कौमी रहनुमाओं का रवैया है, जो इसे भी हुकूमत पर तनकीद का सुनहरी मौका ख्याल कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट देखकर मुझे दिली दुख हुआ, जिन्होंने इस खबर के साथ इमरान खान साहब का बयान ट्वीट किया कि सब पासपोर्ट को इज्जत दिलाऊंगा। ये शर्मनाक बात है। हमारे रहनुमाओं को अंदाजा ही नहीं कि इमरान खान का नुकसान नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही है। सियासत चमकाने, इमरान खान से नफरत दिखाने के इन्हें और बहुत मौके मिलेंगे। यहाँ जो क्रिकेट फिर खतरे में दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी के बहाने पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ जो साजिश हो रही है, ये वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाने का है, सियासत चमकाने का नहीं। इसी पर पहले बात करते हैं। बाबर डोगर गुलाम रज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये कितना अफसोसनाक है कि कोई बात नहीं बताई गई, एकतरफा तौर पर बस कि जी हमें थ्रेट है और दौरा मनसूख, जबकि हमारी किसी एजेंसी को इस बारे में कोई ऐसी इतला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, और अचानक और बता भी नहीं रहे कि कौन सा थ्रेट, किस तरह का थ्रेट। तो समझ साहब, थ्रेट है ही नहीं है। ये दौरा थ्रेट की वजह से मनसूख नहीं हुआ, ना ही कोई किसी किस्म की थ्रेट थी, ना है और ना ही होगी। असल इशू कुछ और है। जिस तरह से शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा जी कि वो जो हाथ दस्ताने जिन्होंने पहने हुए हैं उन्होंने साजिश की है, बड़ी क्लियर है। इंग्लैंड की एम्बेसी जो है वो ये कहती है, उसने ये क्लेम किया कि उनको थ्रेट मसूल हुई, उन्होंने न्यूजीलैंड को कहा, न्यूजीलैंड का दौरा जो है वो मनसूख करवा दिया। इंग्लैंड जो है वो भी अपना दौरा जो है उस पर वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हम भी फैसला कर लेंगे, और जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है वो भी दौरा करने के लिए इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इनको हेड ऑफ़ द स्टेट का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम स्टेडियम खाली कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्या एश्योरेंस दी जा सकती है? समझ, अगर कोई टीम खेलना ही ना चाहे, और ये जो प्रेशर है, ये सबको पता है कि ये प्रेशर है, और ये मूव जो है, ये जिस तरह से आपने कहा कि ये जो इंडियन अखबारात जो हैं, इंडियन अखबार में ये स्टोरी जो है ये पहले ही छप चुकी एक महीना पहले, और उसमें ये कहा गया कि जनाब ये सिक्योरिटी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसको निशाना बनाया जाएगा। तो इंडिया तो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका मीडिया तो सारी दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से जो खबरें दे रहा है उसमें भी जो सदाकत है वो आपके सामने है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जनाब दुनिया की कोई क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की कोई जगह ना बने। जिस तरह से माजी में हमें जो है वो आइसोलेट किया गया, एक मरतबा फिर साजिश हो रही है, और उस साजिश का जो सरगुना है वो इंडिया है, उसके साथ जो मिले हुए हैं वो यूके है, अमेरिका है, और नेटो के सारे ममालिक हैं। ये चाह रहे हैं कि जिस तरह के अफगानिस्तान में हालात हुए उस तरह के पाकिस्तान में हालात किए जाएँ। पाकिस्तान को सज़ा दी जा रही है, और सज़ा ये दी जा रही है कि जनाब अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं,
जो डू मोर का हमें कहा जा रहा था, जो ये कहा जा रहा था कि जी ये जो तालिबान है इनके पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है नेटो फोर्स के साथ तालिबान को टारगेट करे, पाकिस्तान जो पहले ही दहशतगर्दी का शिकार था, और हम ये चाह रहे थे अफगानिस्तान में अमन हो और हम किसी ऐसी चीज़ में शामिल नहीं होंगे जिससे अफगानिस्तान में क्यास हो, अनारकी हो, अफगानिस्तान में लड़ाई है, हम किसी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें मजबूर किया जा रहा था कि इस लड़ाई का हिस्सा बनो। तो जब हम नहीं बने और जब अमेरिका को वापस शिकस्त हो गई तो अब उसका गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पर निकाला जा रहा है। इसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, ये तो सीधी सीधी एक साजिश है, ये एक वेस्ट में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। अब मुझे एक बात बताएं, थ्रेट खाली ये कह देना कि जी हमें थ्रेट है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीन दहानी करा रहा है, इससे ज़्यादा क्या यकीन दहानी हो सकती है? और उसके बावजूद कोई लॉजिक नहीं, कोई वजह नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं, कुछ नहीं है, बस एक फिक्रे पर कि जी फिर जब कहा गया कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं और कि जी स्टेडियम के बाहर भी हो सकती है। तो जनाब जब आपको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी भी अरेंज होती है, सारी दुनिया के हेड्स यहाँ पर आ रहे हैं, सारी दुनिया के VVIPs यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जिसको आप बुनियाद बना सकते हैं? एक कराची में ब्लास्ट हो गया, कोयटा में ब्लास्ट हो गया, इस्लामाबाद के अंदर कोई ब्लास्ट हो गया, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई इसी दौरान हो गई, कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और बिल्कुल अमन है मुल्क में, पूरा अमन है, और उसके बावजूद आप बगैर किसी वजह के थ्रेट का, ये थ्रेट नहीं है, ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है। गुलाम साहब, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में जब वो अफसोसनाक वाक़या हुआ, 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हुए, मस्जिद में फायरिंग की गई, उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने वहाँ का दौरा भी किया। और अब ये देखिए कि एक ये पहलू, और दूसरा ये बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में जो खुद को रहनुमा कहते हैं वो इस पर खुश हो रहे हैं कि जी ये दौरा मनसूख हो गया है, और देखें जी हाँ कि जी ये इमरान खान की जैसे नाकामी है। ये नहीं सोच रहे कि जी ये कितना पाकिस्तान का नुकसान हो गया। देखिए, नुकसान अपनी जगह पे है, और जो इस वक्त पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये शिकार सीरीज़ हुई है, उसको अगर समझने की जो ज़रूरत है हमें, वो इस तरह से है कि गुलाम साहब अभी मैं ये भी बता दूं कि हम दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारी टीम ने दौरा किया था न्यूजीलैंड का उस वाक़े के बाद, और फिर वहाँ पर जो लोग थे, जो लाहिकीन थे, जिनके लोग शहीद हुए, उनसे मिले, उनकी फैमिली से मिले थे। और ये कोरोना का मामला भी हालांकि था, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ गए, उनसे हमदर्दी का इजहार किया पूरी टीम ने, पाकिस्तान की टीम ने। तो ये एक पाकिस्तान का जज्बा था, पाकिस्तान का जज्बा था जो सारी दुनिया ने देखा कि वहां भी दहशतगर्दी हुई। सारी दुनिया उस वक्त डर गई थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी दहशतगर्दी हुई, कौन सा दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसकी बुनियाद पर ये जा रहे हैं? मेरा मतलब इंसिडेंट तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक पाकिस्तान का जी गुलाम साहब, पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी इस हवाले से बहादुर है, और पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था, हालांकि वहाँ मुसलमानों को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तानी टीम को ख़तरात थे, उन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान ने जो अपनी कमिटमेंट थी उसको पूरी की और हमारी टीम वहाँ से खेल कर वापस आई। तो एक तो ये है पाकिस्तान, और अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से ममालक किन किन ममालक के एजेंडे पे चलते हैं, तो आज आप जब से ये सीरीज़ जो है वो मनसूख हुई है उस वक्त से लेके, मैं ये अपने तौर पे बात नहीं करूँगा, मैं आज छोड़ता हूँ अपने नाजरीन को ख़ुद फ़ैसला करें। वो ट्विटर ट्रेंड्स देखें इंडिया में, वो मुख्तलिफ ट्वीट्स देखें इंडियन टीवी चैनल्स के, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, इंडियन क्रिकेटर्स के, वो तमाम ट्वीट्स वहाँ पे देखे जाएं। और जो इस वक्त ट्वीट्स चल रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर क्रिकेट फॉलोअर्स के, क्रिकेट लवर्स के, उनको भी देखा जाए, तो समझ आ जाती है कि ये कहाँ से मामला चले थे और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी साफ सीधी सी बात है कि एक तरफ अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के बातें कर रहा है। गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से आप देख रहे हैं कि सेक्रेटरी जो एंटोनी ब्लिंकन हैं वो मुख्तलिफ़ ट्वीट्स और मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कभी ये कहा जा रहा है कि अलकायदा के जो हेल्पर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, दिस एंड डैट। अब दूसरी तरफ आपको ये है कि आप ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश लोग हैं, हुकूमत है बरतानिया की, यहाँ पाकिस्तान में उनका सफारत खाना है,
उनको आप देख लें कि हमेशा से इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह से होती रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी थ्रेट का बताया जाना, जो कि किसी भी लिहाज से हमारे पास अगर कोई थ्रेट होता तो अल्टीमेटली पाकिस्तान उसका कोई उपाय भी कर लेता। जब ये कहा गया उनसे कि शेयर करें, तो उनकी जानिब से कुछ शेयर नहीं किया गया कि आपके साथ इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। और फिर ये भी साथ बता दिया गया कि जी शायद जो बरतानवी क्रिकेट टीम है वो भी दौरा जो है वो ना कर सके। तो ये मैं इसको जोड़ना चाहूँगा इसको SCO के साथ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर होने वाले जो मुआहदे हैं, जो बातचीत है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क शेयरिंग है, उसमें आप देखें कौन कौन शामिल है। उसमें अमेरिका उसमें रूस शामिल है, चाइना शामिल है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये ममालिक शामिल है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। अब इस खित्ते में कोई और मुल्क मेरे ख्याल में शायद कोई रह गया हो, तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खित्ते के तमाम ममालिक कहाँ खड़े हैं। तो जो जिस मुल्क को कहीं पूछा नहीं गया, ना पूछा जा रहा है, ना इस खित्ते के मुस्तकबिल के लिए कोई फ़ैसले में मुशावरत शामिल है, ना सारे ममालिक चाहते हैं क्योंकि उसके किरदार से सब लोग वाकिफ़ हैं। तो ऐसी ये आइसोलेट पाकिस्तान नहीं हो रहा, वो आइसोलेट खुद हुआ है वो मुल्क, और उसने फिर अपनी लॉबिंग इस्तेमाल की है और अपने राब्ते इस्तेमाल किए हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में, और उसके बाद ये आज का जो वाक़या है ये हुआ है। हम फिर भी देखें, बतौर तज्ज़ियाकार हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे अगर हम इसको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें बताया जाए कि किस जगह से थ्रेट था, किस तरह का थ्रेट था, किस लेवल का था, वो शेयर किया जाए। और दूसरी बात पाकिस्तान की जानिब से भी इसके बगैर कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की जानिब से भी, क्योंकि अभी मुख्तलिफ ट्वीट्स आए हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अभी इसको हम खुद भी इन्वेस्टिगेट कर लें, और अगर वाक़यातन यही सूरत हाल है जो हम तज्ज़ियाकारों की नज़र में सामने आ रही है, तो पाकिस्तान को फिर एक ऐसा रिस्पांस देना होगा कि न्यूजीलैंड की टीम क्या, ICC क्या, बाकी सब क्रिकेट काउंसिल वो अच्छी तरह याद रखें कि पाकिस्तान के साथ इस तरह दो नंबरी करने का क्या नतीजा हो सकता है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि वो तनहा होंगे, ये मेरे पास उसकी कॉपी है जो सारा ये आर्टिकल लिखा गया, 1 महीना पहले ही बताया जा रही है ये दौरा मनसूख हो सकता है। तो उसमें एक एक चीज़ बताई जा रही है, ऐसे थ्रेट होगा, ये थ्रेट है और इससे दौरा मनसूख हो सकता है। तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे पहले ही पूरा एक प्लॉट, एक पूरा ड्रामा था, और वो फिर सारा कुछ किया गया। अब इंग्लैंड का बहाना भी हो सकता है बनाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो रीजन में कोशिश जिस तरह हो रही है अफगानिस्तान के तनाजुर में, उन ममालिक को शायद इकट्ठा होने की ज़रूरत है। वरना ये एक लग रहा है कि एक पार्टी बना जा रहा है, दूसरे ममालिक कुछ इकट्ठे हो रहे हैं और खेल को बीच में ला रहे हैं। यानी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स को उसकी नज़र किया जा रहा है। ये एक बड़ा खौफनाक ट्रेंड है और इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अगली खबर हमारी है इलेक्शन तरमीमी बिल और उस पर सियासी हलचल। अब बाबर डोगर साहब, ये हुकूमत ने पहले ही कहा था, ये अचानक नहीं है, ये तरमीमी बिल आ रहा है, लेकिन इसमें अब नई नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन से जो वोटर लिस्ट होती है उसका इख्तियार लेकर नादरा को दे दिया जाए। ये तो अब एक तरह से जंग छिड़ी हुई है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन नादरा आमने सामने, हुकूमत इलेक्शन कमीशन आमने सामने, अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के साथ, और अब ये कि जी इख्तियारात जो हैं वो एक दूसरे के कम किए जाएँ, कौन किस तरफ खींच सकता है, ये रस्साकशी चल रही है। देखिए उसामा साहब, ये तो गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो क्या लेजिस्लेशन करती है, और लेजिस्लेशन उसका राइट भी है। अगर वो ये चाह रहे हैं कि ये जो वोटिंग लिस्ट है इसमें उनको कोई ऐसी उनकी रिजर्वेशंस हैं, पहली बात तो ये है कि उनको इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप करना चाहिए था। ये चीज़ें मुझे पहले से ही नज़र आ रही थी। मसलन जब ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ तो उसमें मैंने आपसे कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने सारा जिम्मा जो था वो डाल दिया कि हम इसलिए आ रहे हैं कि जो वोटर लिस्टें थी उनमें बेतहाशा गलत नाम ऐड हुए थे, यानी कि उसमें बोगस वोटर थे, और उन बोगस वोटर्स की वजह से हम हारे। यही चीज़ जो है वो डस्का में भी कही गई। तो PTI जो है वो ये समझती है
कि PMLN ने और पीपल पार्टी ने बेताशा बोगस वोटिंग जो है, बोगस वोट जो है वो रजिस्टर कराए हुए हैं और वो वोट हैं वो हर साल भुगतते हैं। पीपल पार्टी जो है उसका इंटरेस्ट इन पे पूरा कंट्रोल है। बेताशा बोगस वोटर्स हैं, चेक करने वाला वहाँ पर है कोई नहीं है और इसकी वजह से वो पार्टी जो है उनकी मोनोपोली कायम है। तो वो ये चाह रहे थे कि बायोमेट्रिक हो जाए, बायोमेट्रिक के ज़रिए से या आई वोटिंग की वजह से जो वोटर की आइडेंटिटी है वो मेंटेन हो जाती है। और ये इस हवाले से जो नादरा है उसने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा कि जनाब हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो था उन्होंने उसका एक नया उनका आपस में नया फड्डा शुरू हो गया। तो असल चीज़ ये है कि उसामा साहब जो अदारे होते हैं ना उनको बैठ के, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का अदारा तो नहीं है कि जनाब इलेक्शन कमीशन इंडिया का है या नादरा जो है वो अफ़गानिस्तान का है, ये हमारे अदारे हैं और अदारों को इस तरह से एक दूसरे के साथ हेड ऑन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जो भी मामला है वो बैठ के फ़हम तफ़हीम के साथ जो है उसको हल किया जाना चाहिए। अगर नादरा और इसका आपस में कोई इशू है तो उसमें बैठ जाते, उसमें बैठ के इस मसले को हल करते। अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ गवर्नमेंट अगर फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक पार्टी बना हुआ है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा और ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है, ये खौफनाक है। अल्टीमेटली अजीबोगरीब लेजिस्लेशन होगी, जब लेजिस्लेशन होगी चलें वोटिंग उनके पास चली गई तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट हैं, इससे जमहूरियत भी कमज़ोर होती है, अदारे भी कमज़ोर होते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, कोई अब हम ये समझें कि रास्ता नहीं है, अगले 1-1.5 साल जो रह गया है अब ये ऑर्डिनेंस ही होंगे और या दूसरा हल ये हुकूमत के पास होगा जी मुश्तरका इजलास बुलाया जाए किसी भी तरह से, यानी अब अपोजिशन तो इसके बाद लगता है कि बायकॉट ही कर देगी कि हमने जी किसी भी तरह हुकूमत का किसी कानून में साथ देना ही नहीं है। जिस दिन से ये इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए हैं, मीडिया सिर्फ इन्हीं इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बोल रहा है, बात कर रहा है। कहाँ गई वो महंगाई, कहाँ गया वो आटे का रेट बढ़ जाना, कहाँ गए वो चीनी के नर्ख बढ़ जाने, कहाँ गया वो ऑयल का रेट बढ़ जाना और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बाकी तमाम अशिया। ये सारी चीज़ें आप ये देखें कि आप एक पोर्शन ज़रूर होना चाहिए डिस्कशंस के लिए, हेल्दी जो बहस है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इश्यूज़ जिनको दबाया जा रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। आपका 80-90% सेगमेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ों के ऊपर नज़र हो जाते हैं। तमाम चैनल्स के जो एंकर्स हैं और प्रोग्राम्स हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जो तरमीम है देखें वो तो असम्बली का प्रोगेटिव है, वो जो चाहे तरमीम पार्लियामेंटेरियंस कर सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन तरमीम जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का फ़ैसला किया है, तो अगर वो मेरे ख़्याल में 1-2 शिकें और डाल देते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए और टाइगर फोर्स के ज़रिए से इलेक्शन करवाए जाएँ तो वो भी ठीक कबूल हो जाती है। वो एक आईनी तरमीम है, वो इलेक्शन लॉ में तरमीम नहीं, वो आईनी तरमीम है, वो ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आसान काम है वही करेंगे ना। वो बात ये है कि इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी बात हम करेंगे और उसके बाद समुंदर पार पाकिस्तान, तीनों बिल मुस्तरद हो चुके हैं, तीनों बिल ये सेनेट की कायमा कमेटी ने मुस्तरद कर दिए हैं। अब उन मुस्तरद शुदा जो लेजिस्लेशंस हैं उससे वो लेके जाएंगे इसको अपने पार्लियामेंट के पहले कौमी असम्बली के इजलास में और वहीं से रेफ़र कर दिया जाएगा। आपको हम बता देते हैं कि आज अगर कोरम पूरा होता तो आज हो जाता, लेकिन ये मंडे को रेफ़र कर दिया जाएगा कि जी जॉइंट सिटिंग में इसको रखा जाए। तो जॉइंट सिटिंग आ जाएगी उसके बाद किसी भी दिन और उसमें ये अप्रूव कर लेंगे, फिर इसको लेके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये चैलेंज होगा और वहाँ फिर जाके सारे अगर सारी पार्टियाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम वहाँ मेंबर बन जाती हैं उस पटिशन में और उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं इस बिल के, तो ये स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगा। क्योंकि अगर जो विल ऑफ द पीपल है उसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई कानून साजी करते हैं या फारदा एक स्पेसिफिक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके लिए करते हैं या ख़ुद को फ़ायदा देने के लिए करते हैं या वो स्पेसिफिक
जो कानून साजी है वो है, अगर उसके स्कोप लेकिन लिमिटेड है। गुलाम तो मुर्तज़ा सबसे बड़ी गुलाम बात मुर्तज़ा ये साहब होती है कि लेजिस्लेचर्स की नीयत सही। मेलाफिडे नहीं, क्या नहीं। उसमें नीयत है, हाँ, तो बुरी वो नीयत है तो चीजें वो मैं अदालत कोर्ट की की सतह चीज़ें की देखेंगे। बात कर रहा हूँ। जी, जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की में सतह पे बात कर रहा हूँ कि बिल वहाँ पे ये आप- चीजें डिबेट होंगी, बिल्कुल ये ठीक है। सवालात होंगे वहाँ पे, अच्छा, इन एक और सवालात पहलू- के मेरी जवाब बात तमाम सुने। सियासी पार्टियां देंगी। मेरी बड़ी- बात सुने, विल ऑफ द पीपल की बात है तो उसमें फिर आर्गुमेंट आना चाहिए ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें क्या खामी है और क्यों ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने आर्गुमेंट्स देगा उधर जाकर। सर कलेक्टिव विजडम की बात है, और- मैं और आप कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, कलेक्टिव विजडम की बात है। उसमें अगर बाकी देखें तमाम पार्टियों के वोट्स कितने कितने हैं, आप उनका वोट परसेंटेज निकाल के देख लें, किसी के अगर कोई 64% या ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट 50% फैसला टर्नओवर करेगी आया ना, है, क्योंकि आइन में उसमें तो ये आपको है पता चल कि जाता है simple majority 34% से वोट अगर- किसने लिए अगर हैं, joint session simple 24% majority से किसने, पास कर देगा कोई बिल, तो तमाम वो तो- सियासी वो तो पार्टियां law वो बन स्टेक जाएगा। होल्डर्स हैं। हाँ जी, वो बुनियादी चीज है, वो लॉ बन जाएगा, आगे तमाम सुप्रीम कोर्ट सियासी पर है। पार्टी। अच्छा ये बताएं कि चलो इससे हटकर ही बात करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इतनी जल्दी बन सकेंगी और इम्प्लीमेंट हो भी सकेंगी 1 साल के अंदर? बाबू साहब को क्या ख्याल है? इससे हटकर- उसामा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन जो 30 है ये बिल्कुल ही गलत इसने जो अप्रोच है वो अपनाई है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन वो ये कह देते हैं ना कंटोनमेंट बोर्ड में, ठीक है हमें इतनी मशीनें दें, हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन करवा देते हैं, या हमें इतनी मशीनें दें, हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाना चाहते हैं, दें मशीनें। पता लगा इनसे ये मशीनें इनके पास अवेलेबल ही नहीं होनी थी। मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ इतनी अच्छा, मशीनें सर, इनके ब्रेक पास है। होनी नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो किसी और कल पड़ा है, मगर वो तो सारी उन्होंने- जो गेम है ठीक। वो अच्छा, सर- इन्होंने उलट दी है। सर ब्रेक है और ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और कानून बनाया जा रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑर्डिनेंस। ये क्या है, किस तरह से लोगों को कम से कम खुराक जो है उसकी फराहमी के लिए कानून लाया जा रहा है, ये शिकंजा कसा जा रहा है, किस लिए है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। तो जनाब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी और इसके लिए एक और तरीका सोचा गया है कि अब जो कोई महंगाई जानबूझकर करेगा, मिलावट करेगा, उसके लिए बड़ा सख्त कानून बना दिया गया है। 6 माह कैद, जुर्माना दोनों सज़ाएं एक साथ हो सकेंगी। एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, और चारों वज़ीर आला इसमें होंगे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी इसमें होंगे, वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान भी इसमें होंगे, और ये फौरी तौर पर फैसले ले सकेगी और इसकी रोशनी में फिर तमाम सूबे फैसले करेंगे ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। ये जो बिला वजह महंगाई होती है इसको कंट्रोल किया जा सके। गुलाम रज़ा साहब, इस पर आप खुश हैं कि एक कम से कम एक नया काम किया गया है? जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जानबूझ के मैनिपुलेशन करते हैं कि एक चीज़ की को ज़ख़ीरा कर लो ताकि उसकी कीमतें ऊपर जाएँ, फिर मार्केट में लेकर आएंगे, या नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। और जो यानी हाईएस्ट जो भी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, सूबा देखें आप या विफाकी सतह पर, तो वो सब इसमें है। देखिए, सबसे पहले तो जारी करनी चाहिए थी फहरिस्त, जिसमें आटा, चीनी, दाल, चावल, घी और हर दीगर जो अशिया हैं, माचिस से लेके सुई तक, कि कितनी उसकी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो रखी गई है। टूथपेस्ट कितने का बिक सकता है, और बाकी जो अशिया हैं घरेलू इस्तेमाल की, दूध वो किस रेट पे मिलेगा, दही किस रेट पे होगी, ये एक स्टैंडर्ड आप हर शहर के लिए अलग से जारी कर दें। ये इसमें मौजूद है, लेकिन उसके बाद इस रद्दोबदल डेली होती है, तो ये साथ साथ जारी होगा। देखें, बात ये है, एक दुकान पे आप जाते हैं, आपको जो सब्जी है कोई, या एक फल है, सेब है या आड़ू है, वो 50 रुपए किलो मिलता है, दूसरी पे 75 रुपए है, तीसरी पे 100 रुपए है। यही आपके सामने ये चीज़ें हैं, तो किसको आप पकड़ेंगे? सबसे छोटे वाले को कि आप क्यों सस्ता बेच रहे हैं, या सबसे महंगे वाले को कि आप महंगा क्यों बेच रहे हैं? ये रेट्स हैं। पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अंदर करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इससे कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जो असल चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन वो है। एक तो है, हमें लोगों को इदराक है इस बात का कि इंटरनेशनली अगर चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वहाँ पे मईशत के एतबार से कुछ चीज़ें शामिल हो रही हैं, मईशतें उतार चढ़ाव का शिकार हैं, तो वो कुछ ना कुछ रेट्स उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो 80-90% लोग हैं वो इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल नहीं करते। कौन है जो इम्पोर्टेड दूध अपने बच्चों को
पिलाता है या पोर्टेड डायपर्स लेता है या दीगर जो गाड़ियां सही हैं है। पोर्टेड वो इस्तेमाल करते हैं। 99% तो लोग नहीं जो करते। 90% लोग हैं वो 90% लोग हैं जो आम अपनी यहाँ की पैदावार जो अशिया यहाँ पैदा होती हैं, कपड़ा फैसलाबाद बिल्कुल टेक्सटाइल का इस्तेमाल करते हैं, जूते यहाँ के लोकल इस्तेमाल करते हैं, कंपनीज के बाहर की चेन्स के नहीं लेते। तो दूसरी जो खाने पीने की अशिया हैं वो लोकली यहाँ से मैनेज करते हैं। मगर फूड इन्फ्लेशन का फिर क्या क्यों वो सर ये है दुरुस्त कि बात कहीं है पे आपकी एक गुलाम साहब, बासमती लेकिन चावल जो है वो बात ये है वो कि 200 रुपये जब है, दालें आप बाहर से 150 रुपये है, मंगवाएंगे, 160 है। ऑयल आप खाने पीने का बाहर से मंगवाएंगे तो एक चीज दूसरे पर फिर असर डालती है। पेट्रोल महंगा होगा तो आप जानते हैं, फिर टेक्सटाइल में भी हर चीज, फिर जिस तरह आपने जिक्र किया, वो हर चीज की कीमत फिर बढ़ती चली जाती है, ट्रांसपोर्ट की चीज बढ़ गई, तो उस लिहाज से वो इम्पैक्ट ये आता है। क्योंकि इम्पोर्ट हमारा ये है, खाने पीने का तेल तक तो हम चलिए दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत छोड़ दें, खाने पीने का तेल भी हम ज़्यादा बाहर से मंगवा रहे हैं। बाबा डोगर साहब, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, आपका ख्याल है कि इससे फ़र्क पड़ेगा? तो उसामा साहब, कौम को एक नई ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ मार्केट कमेटी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ये मिल के बैठ के चीज़ों के रेट जो है उसकी एक लिस्ट जारी करते हैं, जो तमाम दुकानों पर हुक्म है, डायरेक्शन है कि दुकानदार ये अवज़ा करेंगे ओपनली अपनी दुकान के सामने। आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो लिस्ट है इसके मुताबिक छोटा गोश्त जो है वो 900 रुपये किलो मिलेगा, और ये तमाम साहब जो है अपनी दुकान के सामने ये रेट लगाएंगे और जो नहीं लगाएगा उसको जुर्माना होगा। तमाम पूरे लाहौर में 900 रुपये किलो छोटा गोश्त कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लाहौर में छोटे गोश्त का रेट है 1300 और 1400 रुपया। लाहौर को छोड़ें, आप शेखुपुरा में, लाहौर के गिरदोनवा में, शादरा में, कोट अब्दुल मालिक में, काना काछा या दीगर वो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, गाँव देहात नजर आता है आपको, वहाँ पे भी आपको 1300 रुपये किलो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, मेरी आप यहाँ पर कहते रहे, आप तनकीद करते रहे जी, वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो ऊपर चला जाता है मामला, वो हर चीज़ वो या गायब हो जाती है, महंगी हो जाती है। अब अगर एक कानून लाया गया है, जाहिर आप कोशिश तो करेंगे कि उनको सख्त सजा दी जाए, खौफ तो हो कि ये सिर्फ दुकानदार के लिए नहीं है, पहले सिर्फ कोई ज़ख़ीरा कानून नहीं है, पहले उसमें कोई सजा नहीं है, उसमें कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब आप चीफ सेक्रेटरी आपने पिछले इसलिए चेंज किया कि ना वो मुझसे असल मसला मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मतलब है आप दुकान पे चले जाएं, वहाँ पर दाल चना लिखी हुई है 200 रुपये किलो, जो देसी रेट है, दाल चना मिल रही है 350 रुपये किलो। आप दुकानदार से कहते हैं कि भाई ये तो 200 रुपये किलो लिखी हुई है, वो कहता है भाई मुझे लाहौर से ढूंढ के दिखा दें, मुझे बता दें कि मंडी में उसका क्या रेट। नहीं तो मंडी जो है वो 250 रुपये किलो दे रही है, तो मैं 200 रुपये किलो कहाँ से बेच दूँ? फिर ये उससे तो बेहतर ये है कि मैं सामान ही नहीं, फिर सामान ही नहीं मिलता। तो ये एक मजाक है, इसके अलावा कुछ चलें नहीं। देखते हैं कि अब कानून बना है तो कितनी देर में इसके कोई फवायद असरात कुछ नज़र आते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरह जो लोग हुक्मरान बनते हैं, जो लोग इलेक्ट होकर असम्बली तक पहुँचते हैं, वही लोगों के हुकूक छीनने लग जाते हैं, उन्हीं पर जुल्म करने लग जाते हैं। एक ऐसी मिसाल ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कैसे कैसे लोग बैठे हैं आपने देख लिया, तो ऊपर से नीचे तक अब ये काम शुरू हो गया है। इसी तरह से MP हैं अशरफ रिंद, इनके लोगों ने एक 65 साला बुजुर्ग शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाकरी, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बड़ा इनका नाम है, काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम साफ़ी इनको अच्छी तरह जानते हैं। इनके वालिद मोहतरम 65 साल के बुजुर्ग, उन पर आकर इनके लोगों ने तशद्दुद किया, उनको ज़दोकोब किया, मारा पीटा, और उसके बाद जब ज़ाहिर है कि हर एक शख्स का हक़ है कि वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करता है, FIR, उस पर फिर बदले लिए जा रहे हैं अब कि जी आपने हाँ मेरे खिलाफ FIR क्यों करवाई। तो एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ हैं। एजाज, ये सारा किस्सा हुआ क्या, ये जुल्म की कहानी किस तरह शुरू हुई? देखिए उसामा, ये जो जुल्म की कहानी है ये स्टार्ट ये जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये स्पेशली कोटद्दू के अंदर जो लोग 35 साल से एक तब्दीली सीख कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग नून ने 35 साल रूल किया है, तो सब लोग उस चेंज को चाह रहे थे कि वो चेंज आए जो इमरान खान का विजन था। जब वो विजन कोटद्दू में पहुंचा तो वो लोगों को पहले ही 6 महीने के अंदर
कांटे चुभना शुरू हो गए। तो अशरफ रिन जो हैं ये बेसिकली ठेकेदार हैं, और क्योंकि ये एक रवायती पॉलिटिशियन नहीं है तो उनके अंदर एक अग्रेशन भी आ जाता है, और उनके अंदर अग्रेशन ये आता है कि जी मुझे वोट मिले हुए हैं। अब उन वोट मिलने का जो घुमंड है वो यहाँ तक पहुँचा कि इनके रिश्तेदारों और मेरे जहाँ पर फादर रहते हैं दरमियान में एक गली है, और उस गली को इन्हीं के कज़न, अच्छा दिलचस्प चीज़ ये है कि एमपी है, खुद एमपी हैं, ये हम सारे वो मनाजिर भी दिखा रहे हैं, और ठीक जो है? ये सब लोग आए और जो ठेके उनको मिलते हैं उनके कजन्स को मिलते हैं, तो उनका कज़न ही ठेकेदार था, उसी के ठेकेदार ही मेरे घर का रास्ता बना रहे थे, क्योंकि ये लोग, इनके जो रिलेटिव हैं वो बिलो द स्टैंडर्ड बैठे हुए हैं, और हम जो 2010 के फ्लड के बाद जो कोटद्दू में लोग घर बनाते हैं वो 1-1.5 फुट ऊंचा बनाते हैं, और ये एसी का मैटर है, ये डीसी का मैटर है, ये टाउन कमेटी का मैटर है। लेकिन क्योंकि रिन साहब उस्मान बुज़दार साहब के दोस्त हैं, और वो सारा दिन हमारे यहाँ एक बंगला है, किराड़ी वाला बंगला, वो वहाँ पर उस्मान बुज़दार के भाई उमर बुज़दार के साथ बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर शायद वो सीएम वाली जो है ना वो शायद फीलिंग आना शुरू हो गई थी। तो जब उनके रिलेटिव्स ने अब्बू के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की और बुजुर्ग को मारा, तो मैं चाहता तो मैं लड़ सकता था, लेकिन मैंने लड़ाई को अवॉइड किया, मैंने इनसे रब्ता किया। ये मुझे कहते हैं कि जी मैं आके इस मैटर को देखता हूँ। 5 दिन तक इन्होंने मेरे बुजुर्ग के साथ जो कुछ हुआ, मैं लड़ाई कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, मैंने इनको प्रेफरेंस दी कि क्योंकि रिलेटिव इनके हैं, गली देने वाले ये थे, गली बनाने वाला इनका कज़न था। तो रिन साहब जो है ना उस पर बुरा मना गए और मुझे मजबूरन FIR करवानी पड़ी। अच्छा दिलचस्प चीज़ है, मैं पहली बार टीवी पे बता रहा हूँ, मैंने जानबूझकर बेलेबल ऑफेंस रखवाए। मैंने अब्बू की हड्डी पसली तोड़ने का नहीं लिखा, मैंने औरतों को ज़दोकोब नहीं लिखा, घर में घुसना नहीं लिखा, नाजायज़ असला FIR में मैंने कुछ नहीं लिखवाया। मैंने कहा सजा जजा का कॉन्सेप्ट तो उसके बाद उनकी ऑडियो आप सुन लें, वो करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि हमने ये MP अशरफ रिन जो हैं इनसे भी रब्ता करने की कोशिश किया, और हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है कि वो अपनी बात बताना चाहें तो बिल्कुल, क्योंकि हम फिर भी अगर से हमारे भाई हैं, सब नज़र आ रहा है किस तरह से जुल्म हुआ है, लेकिन वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, फिर भी हम उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन उनकी हम आपको ऑडियो सुनवा रहे हैं कि सारे मामले पर उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, यानी ये कह रहे जी ये बुजुर्गों को मारना ये तो एक रूटीन मैटर है, ये तो कुछ बाबा डोर से नहीं, क्या यानी बुजुर्ग को मारना ये कोई खास बात नहीं है, ये तो रूटीन मैटर होता है, मारना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर किस मुंह से ये कहते हैं कि ये दो नहीं एक पाकिस्तान है। मेरा मतलब है कि उनका एक MPA ये कह रहा है कि मेरे बंदे वहाँ पर आए हैं, यहाँ उन्होंने एक बुज़ुर्ग को मारा, तो वो जिसको मर्जी मारें, वो जो मर्जी करें, वो स्याह करें, वो सफ़ेद करें, इसलिए कि वो मेरे बंदे हैं। और तुमने जो FIR दर्ज करवाई है, तुमने मेरी रिट को चैलेंज किया है, तुमने मेरी इंसल्ट की है, यानी कि जो इनके वालिद पे जो तशद्दुद हुआ है वो रूटीन का मसला है। यानी कि ये MPA साहब ये कहने की कोशश कर रहे हैं ये तो मैं रोजाना करवाता हूँ, मगर लेकिन तुमने जो मेरे पे FIR करवाई है वो मेरी इंसल्ट है, वो मेरे ऊपर तुमने मेरे ऊपर एक अटैक कर दिया है, और अब ये सिलसिला आगे चलेगा। उसके बाद सारी डिस्ट्रिक्ट की जो मशीनरी है वो इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। मैंने कोशिश की कि हमने एक स्टोरी चलाई इस पे, और MPA साहब से भी वर्जन लेने की कोशिश की, उसमें बड़े मासूम बन गए कि जनाब हमने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो चीज़ से लेना देना कुछ नहीं है। थाने वाले जो है वो जो DPO ऑफिस है वो ये कह रहा है कि जनाब हमने तो मुल्ज़मान पे FIR दर्ज कर ली और वो अब बेल पर हैं। मसला ये है कि मरकज़ी मुल्ज़मान कौन थे, क्या वो अरेस्ट हुए, क्या पुलिस ने उनका रिमांड लेने की कोशिश की, या पुलिस फैसिलिटेट के पुलिस ने किया कि उनकी बेल हो जाए। उसामा साहब, सेकेंडली बात ये है, हैरत की बात ये है कि किसी ने इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। वो बेचारा भाग रहा है, वो यहाँ पर दरख्वास्तें दे रहा है। एक बंदा, एक 70 साल का बंदा, आप उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। उसके बाद रिसेंट में बताता हूँ रिसेंट क्या हुआ। सबसे पहले इन्होंने मेरे घर का वो जो सरकारी जो इनके ठेकेदार हैं वो रैप बना गए थे, इन्होंने मुझे मैसेज भेजने के लिए। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं, किसी फेसबुक पेज पे नहीं, अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैं एक सरेकी में वीलॉग करता हूं जमहूर दी आवाज़ कोटद्दू के लोगों के लिए। उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि बोला क्यों जा रहा है, सवाल क्यों कर रहा है। मेरे कजन्स को अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, DPO मुजफ्फरगढ़ ने झूठ बोला, 1 घंटे में 2 दफ़ा प्रेस रिलीज चेंज किया, मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का दावा किया।
मुझे क्या उसामा भाई शौक है कि मैं अपने वालिद को थप्पड़ लगे हैं, जदोकोब किया जा रहा है? मैं पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान के लड़कों से पूछता हूं कि कोई बर्दाश्त करेगा? मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इक्वल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। एमपीए साहब कहते हैं कि तुमने मेरी एमपीएशिप को चैलेंज किया और तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम इंसाफ मांगो। इनके कजन्स को पुलिस ने जानबूझ के, जहां से एक लड़का उठाया बाकी 2 लड़के नहीं उठाए, इसके कजन्स को अशरफ रिंद ने पावर का मिसयूज किया और उसके बाद मेरे घर में 6 बंदे भिजवा के उनको बाहर खड़ा किया। 6 के 6 ने मास्क पहना हुआ है और वो जाके मेरे माँ बाप को थ्रेट कर रहे हैं कि 3 दिन में आपका घर गिरा देंगे, अपने घर का नक्शा दिखाओ। अशरफ रिंद साहब अगर उनको भेज भी रहे थे तो कम से कम सरकारी अफसरान को चाहिए अपनी बुक तो चेक कर लें कि इस घर का नक्शा मंजूर है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ थ्रेट मैसेज देने के लिए और उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा उस्मान बुजदार के जो सोशल मीडिया तर्जमान है अजहर मशवानी, उनको वो झूठे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ठीक भेजा जहां गिरफ्तार मुलजमों का खाना खाली है और शेल्टर ये लिया जा रहा है कि यह अबूरी जमानत। अबूरी जमानत तो अगले दिन भी है, कोर्ट पुलिस के पास रिकॉर्ड होगा, डीपीओ के पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन कोई बंदा रिकॉर्ड इसलिए नहीं शो कराना चाहता क्योंकि सब एमपीए के लिए और सब डरते हैं कि उस्मान बुजदार के वो दोस्त हैं क्योंकि वो असेंबली में उनके तजवीज़ को निंदा थे। अच्छा, फिर यह है कारकर्दगी गुलाम मुर्तज़ा साहब। फिर वो कहते हैं जी वसीम अकरम प्लस हैं, यानी उनके साथ जुड़ गया है। रियासत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कमज़ोर के साथ खड़ी होती है, इन हुकूक दिलाने के लिए यही रियासत होती है, ये पुलिस का यही काम है। इमरान खान साहब रोज़ हमें ये बताते हैं, रोज़ यही लेक्चर हो रहे होते हैं और लेकिन अमल जो है वो बिल्कुल उससे उलट है। कितने दुख और अफसोस की बात है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये और एजाज़ बाखरी ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है कि वालिद के ऊपर हमला आवर हुए वो लोग और इन्होंने हाथ नहीं उठाया। यानी ये इससे बात साफ वाज़ेह होती है कि इन्होंने जो कानून है उसको अपने हाथ में नहीं लिया। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। डीपीओ, कोट अद्दू और मुजफ्फरगढ़, बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, डीसीओ है या वहाँ पे सीपीओ है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको फौरी तौर पे इस वाक़या का नोटिस लेना चाहिए। ये कोई खुदा है? ये जो अशरफ रिंद है क्या है? ये एक एमपीए है और क्या समझता है अपने आप को? ये पीएफयूजे, आरआईयूजेज और बाकी हमारी जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, ये सहाफ़ियों के साथ खड़ी हैं और जो वहाँ पे डीपीओ है या वहाँ पे सीपीओ है या जो जिम्मेदारान हैं वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या ये अपने हाथ में ले ले कानून और अशरफ रिंद के गले में रस्सी डाल के उसको गलियों पे खींचे? तो फिर ये ठीक होंगे, खुश होंगे ये एसडीपीओ साहब और बाकी सब लोग? इनको शर्म आनी चाहिए। ये लॉ के लिए वहाँ पे बिठाए गए थे या कानून की हुक्मरानी के लिए वहाँ बिठाए गए थे? ये है कानून की हुक्मरानी। एजाज़ बाखरी, मैं आपको से ये भी कहूँगा कि ये जो धमकियाँ मेज़ आपको कॉल की गई है, कॉल नहीं की, ये मेरे ये मुल्तान को आप दरखास्त दें और हमें भी बताएं। ये मेरे और उनके दरमियान ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें ये बताते हैं, उनसे पूछना था आपने कि आप बादशाह हैं इस एरिया के, आप शहनशाह हैं, आपने ये जागीर जो है वो यहाँ पे इस तरह से ये अदा की है आपने, जो आप ये गुलाम हैं हम आपके, जो ये सलूक कर रहे हैं आपको। इसको बोलो कि अगर कोई ऐसी आपने ऐसी करनी है, कोई बड़े आपके अंदर बड़ा दिल गुर्दा है और बड़े आपको बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत बड़े आपको रहनुमा हैं, आए इस्लामाबाद में, आए लाहौर में आके बदमाशी करें, फिर हम देखते हैं आपको किस तरह के आप एमपीए हैं और किस तरह के आप जो पीटीआई के रहनुमा हैं। आप इधर आए ना, इधर आके करके दिखाएं, फिर आपको हम देखें कि आप वहाँ गाँव देहात में लोगों को तंग करते हैं, शरीफ लोगों को, और ये जो शरीफ आदमी है वहाँ रिपोर्टर बोल न्यूज़ का, इसको आप तंग कर रहे हैं। और ये डीपीओ साहब आप भी सुन ले कान खोल कर, कल को आपने यहाँ से शिफ्ट, यहीं से आप कोट अद्दू गए थे, से आपको फिर दोबारा। अच्छा चले, चूँकि हमारे पास टाइम कम रह गया है, मैं एजाज़ वसीम बाखरी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपके जो वालिद साहब हैं हमारे भी वालिद की जगह हैं और ये हमारी भी इज़्ज़त का मामला है, सबका, सब सहाफ़ियों का। और मुझे उम्मीद है कि इस पर हुकूमत नोटिस लेगी। शहबाज गिल साहब इस पर ट्वीट तो कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद भी होना चाहिए ताकि आइंदा सबको पता चल सके कि ये एमपीएशिप का मतलब ये नहीं है कि आप उस इलाके के खुदा बन बैठे हैं और आप ये कहें कि जी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करके किस तरह से दिखाए। जो मामला है मेरे तक आए और मैं जो उसका फैसला कर दूँ वही होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।